हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। और हम जो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बात कर रहे थे उसका हमने सामाजिक पक्ष कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक पक्ष की। हड़प्पा सभ्यता का ये जो आर्थिक पक्ष है, यह इस हड़प्पा सभ्यता की दूसरी प्रमुख विशेषता मानी जाती है नगरीय पक्ष के बाद। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी। जैसे अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, उसी तरीके से आपकी इस हड़प्पा सभ्यता पर भी बात की जाए तो यहाँ से हमें नगरीय सभ्यता या नगरीय प्रभाव दिखाई देता है, और जो कि व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह इस सभ्यता पर व्यापार वाणिज्य के अलावा और किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था। यहाँ से हमें कृषि और पशुपालन के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार यहाँ के उद्योग और व्यापार वाणिज्य के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक वो सभ्यता थी जहाँ से हमें एक व्यापारिक और उद्योग क्षेत्र के अलावा यहाँ से कृषि और पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। अब अगर बात की जाए हमें इस हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक पक्ष की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था उसके अंतर्गत जो तथ्य या पॉइंट्स जो हमें देखने हैं, उसमें एक कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक पक्ष में हमें इन 4 पॉइंट पर बात करनी है और एक एक पॉइंट पर हमें डिटेल स्टडीज करनी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। यहाँ पर पहली बात की जाए आपके कृषि जीवन की, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, लेकिन नगरीय सभ्यता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यह सभ्यता यहाँ से कृषि और पशुपालन का प्रमाण नहीं मिलता है। जिस प्रकार हमें उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य का हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त होता है, उसी तरीके से यहाँ से हमें कृषि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कृषि के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस किस प्रकार की फसलों का प्रयोग ये लोग करते थे, और यहाँ का जो कृषि जीवन था, कृषि थी, उस कृषि के जो साधन थे वो किस प्रकार के थे, और उसी के तहत यहाँ पर सिंचाई के साधनों की जानकारी प्राप्त होती है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर पहली बात की जाए कृषि, तो कृषि पर जब बात की जाती है तो यहाँ के जो कृषि थी उस कृषि का जो समय अगर निर्धारित करें तो कृषि का जो समय था वह 2 तरीके से, एक बुआई वाला समय और दूसरा जो माना जाता है वह कटाई का समय। इस बुआई और कटाई में जनरली कृषि जीवन के निर्धारण में सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ थी वह अपना प्रमुख योगदान देती थी। अब ये किस तरीके से प्रमुख योगदान देती थी कि सिंधु और उसकी सहायक नदी मानसून के दौरान जब अपने पूरे उफान पर होती थी तो उस दौरान ये अपनी साथ उपजाऊ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती थी, और इनके तटों पर स्थित जो नगर या गांव हुआ करते थे उन गांवों के आसपास इस मानसून काल के दौरान नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी की एक परत जमा हो जाती थी, और बाद में मानसून जाने के बाद उस उपजाऊ मिट्टी में यह जो सिंधुवासी लोग हुआ करते थे यह फसल वहाँ पर फसल की बुआई करते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि मानसून के बाद यहाँ पर बुआई का समय माना जाता है,
अर्थात इस सिंधु क्षेत्र और इस हड़प्पा क्षेत्र में जो फसल की बुआई का समय जो निर्धारित किया जाता है वह मानसून का माना जाता है, और उसके अनुसार यह जो समय हुआ करता था वह सितंबर और अक्टूबर के अंतर्गत माना गया। तो बुआई के समय पर अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की बुआई का समय मानसून काल के बाद होता था, और 4 या 5 महीने के बाद वह फसल पूरी पकाव की स्थिति में हो जाती थी, और उस स्थिति में उसे काट लिया जाता था। यानी कि फसल होने का जो तैयार होने का समय अर्थात कटाई का जो समय था वह मार्च अप्रैल था। इस प्रकार जो मानसून था वह मानसून इस कृषि के समय को निर्धारित करता था, उसी तरीके से जैसे आज करता है। आज हम जो फसल प्रोडक्शन की गतिविधियां है, एक्टिविटीज़ है, उसे मानसून की गतिविधियों के बाद शुरू करते हैं, और सेम स्थिति यहाँ हड़प्पा सभ्यता में भी वही दिखाई देती है। तो इस प्रकार आपके कृषि का जो समय है उसका निर्धारण हो गया। उसके बाद हम इस कृषि के जो साधन थे उन कृषि के साधनों पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता था, तो उसमें पहली जो चीज़ आती है वह आपके प्रमुख जो कृषि के साधन थे वह हल थे। अब हल की पहले यहाँ उपयोगिता थी या नहीं थी, या फिर हमें हल के प्रमाण प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो हमें मोहनजोदड़ो और बनावली, मोहनजोदड़ो और बनावली से हमें मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त होते हैं। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से मिट्टी का बना हुआ अपूर्ण हल प्राप्त हुआ, जबकि बनावली पर बात की जाए तो बनावली में एक पूर्ण मिट्टी का बना हुआ एक विस्तृत रूप जो हल का माना जा सकता है वह बनावली से प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के साधनों में हल का एक महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन एक साधनों में हल के प्रयोग के विरोधाभास में कुछ इतिहासकार ऐसे भी आए जिन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किया कि हड़प्पा सभ्यता में इतने विस्तृत क्षेत्र में एग्रीकल्चर नहीं होती थी, और एक इनका जो क्षेत्र माना जाता था वह सीमित माना जाता था। इस आधार पर यहाँ हल के प्रयोग को एक तरीके से इस पर शंका व्यक्त की जा सकती है, और इस तर्क को देने वालों में सबसे ज़्यादा वामपंथी इतिहासकार को माना जाता है, और उनमें एक वामपंथी इतिहासकार हैं जिनका नाम डी कोसाम्बी। और डी कोसाम्बी ने अपना तर्क दिया कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह हल के स्थान पर प्रयोग करते थे कांच से निर्मित कुदाल का। कांसे से बनी हुई जो कुदाल थी उस कुदाल का यह लोग प्रयोग करते थे, ना कि हल का। तो इस प्रकार ये जब तर्क प्रस्तुत किया गया तो इसके विरोध में भी कुछ इतिहासकारों ने कहा। ये माना जाता है कि कालीबंगा की जो कालीबंगा है उस कालीबंगा के प्राचीर के चारों ओर जो खेत हमें प्राप्त होते हैं उन खेतों में हल के चलने के निशान प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जहाँ कालीबंगा में हल का प्रयोग हो रहा है, मोहनजोदड़ो में मिट्टी का बना हुआ हल हमें प्राप्त हो रहा है, और बनावली से पूर्ण हल की प्राप्ति हो रही है, जिससे ये समझा जा सकता है कि यहाँ के लोग हल से परिचित थे, और कालीबंगा में जिस प्रकार हमें खेत प्राप्त हुए हैं जहाँ से हमें हल के चलने के निशान मिल रहे हैं, उससे ये प्रमाणित किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में हल का भरपूर प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार कृषि के साधनों में यहाँ पर हल के प्रयोग के संदर्भ में बात
कही जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो कही जाती है कि कृषि जो यहाँ के कृषि के जो साधन थे, उन कृषि के साधनों में अगला जो माना जाता है सिंचाई के साधन। यह लोग क्या केवल मात्र नदियों के माध्यम से ही फसलों में सिंचाई का कार्य करते थे, या फिर इनके पास कोई कृत्रिम सिंचाई के साधनों की भी यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर सिंचाई के साधनों पर बात की जाए तो यहाँ से हमें नहर के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं और यहाँ से बांध या तालाबों के भी निर्माण सिंचाई के साधनों के रूप में इनका प्रमाण प्राप्त होता है। अगर सिंचाई के संदर्भ में बात की जाए तो नहर और तालाब यानी कि कृत्रिम सिंचाई के साधनों के संदर्भ में हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर नहर के बारे में अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का जो शोर्तगुई नामक स्थान है, वहाँ से हमें नहर के प्रमाण प्राप्त होते हैं, अर्थात वहाँ के लोग सिंचाई के साधनों के रूप में नहरों का प्रयोग करते थे, जबकि हमें जो तालाब के साक्ष्य हैं वह गुजरात के धोलावीरा से प्राप्त हुए। तो इस प्रकार सिंचाई के साधन के रूप में नहरों और तालाबों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग क्षेत्र है, वहाँ पर बांध बनने के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कि नदियों के पानी को रोककर बांध का निर्माण किया जाता था, जिनका एक बहु उपयोग के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं उन बांधों का भी सिंचाई के साधनों के रूप में प्रयोग होता था। तो सिंचाई के साधन के संदर्भ में हमने दो तथ्यों पर बात की, एक तो हल की और दूसरा सिंचाई के साधनों की। दूसरी अगर अगली हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख फसलें थी वो कौन कौन सी थी, उस पर बात। कृषि में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें थी, उन फसलों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब ये फसलें कौन कौन सी थी, अगर हम उस साक्ष्य प्राप्त होता है, वो पहला गेहूं को लेकर माना जाता है। गेहूं हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का एक प्रमुख खाद्यान्न माना जाता है। यहाँ से गेहूं की हमें दो किस्मों के बारे में जानकारी मिलती है। ट्रिटिकम क्रेम्टकस और स्फेरोकॉम नाम की दो किस्में थी, जिनका प्रयोग इस सिंधुवासी लोगों द्वारा किया जाता था। इसके अलावा लोथल और मोहनजोदड़ो से गेहूं को पीसने के लिए जो आटा चक्की है, उस आटा चक्की के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ अगर हम यहाँ पर कहें तो मोहनजोदड़ो इस गेहूं की फसलों का एक प्रमुख स्थल माना जाता है, जहाँ से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके अलावा दूसरी जो फसल है वह जौ के भी साक्ष्य हमें हरियाणा के बनावली से हमें जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा अन्य जो फसलें हैं, जैसे कि बात की जाए धान या फिर चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त होते हैं, और इनमें तो हमें केवल इनके कुछ अंश ही प्राप्त हुए। लेकिन इसी गुजरात के रोजस नामक स्थान है, इस रोजस से हमें चावल के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए। उसी तरीके से बात की जाए तो कपास हड़प्पा सभ्यताओं की एक प्रमुख व्यापारिक फसल मानी जाती थी, और इस कपास को सर्वप्रथम उत्पादित करने का जो श्रेय है वह भी हड़प्पा वासी को जाता था। इस कपास का निर्यात मोस्ट ऑफ मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोगों को किया जाता था, और ये कपास सर्वप्रथम इस सिंधु क्षेत्र में उत्पादित होती थी। इस वजह से जो मेसोपोटामिया के निवासी थे इस कपास को सिंडन कह के संबोधित करते थे, क्योंकि ये सिंडन नदी अर्थात सिंधु नदी के तट पर उत्पादित होती थी।
कपास के अलावा अन्य जो प्रमुख फसलें थी उसमें मटर और तिल के बारे में कहा जाता है। मटर और तिल का जो साक्ष्य हैं वह हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से हमें मटर और तिल का साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके अलावा अन्य कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती है उनका स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गन्ना और जो दलहन की फसलें हैं इनके बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य नहीं मिलता। इस प्रकार हम यहाँ के कृषि जीवन के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि यहाँ का कृषि क्षेत्र कृषि जो जीवन था बड़ा विकसित रूप में माना जाता है। और जो इस तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर नगरीय क्षेत्र अर्थात व्यापारिक क्षेत्र का ज़्यादा प्रभाव था, जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रभाव इतना नहीं माना जाता, तो यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण माना जा सकता है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का जो ये कृषि जीवन था बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और बड़ा विकसित माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक जीवन में अगला जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल आता है वह आता है पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन से परिचित थे या नहीं थे, या पालतू से या जंगली से, तो इस पर बात की जाए तो हमें यहाँ पर सभी रूप दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर हम पशुपालन के संदर्भ में बात करें तो यहाँ एक तो पालतू और दूसरे जंगली, दो प्रकार के पशुओं या पक्षियों के बारे में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पालतू और जो जानवर थे उन्हें पशुपालन था उसको भी हमने दो तरीके से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो पालतू पशु के संदर्भ में बात की जाए और दूसरा पालतू पक्षियों के संदर्भ में बात की जाए, तो यहाँ पर हमें इसके दो रूप मिल सकते हैं। अब यहाँ के प्रमुख पालतू पशु कौन कौन से थे पशुपालन के अंडर अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख पालतू पशु थे उसमें जो नाम आता है वह गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, यह यहाँ के प्रमुख पालतू पशु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पक्षियों की अगर हम बात करें तो मुर्गा, बतख, तोता और हंस, यह पालतू पक्षियों के अंतर्गत इनका प्रयोग होता था। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो पालतू पशु में गाय का हमें कोई प्रमाणिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन केवल अलंकरण रूप प्राप्त होता है। अलंकरण रूप के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि जो हड़प्पा वासी थे वह गाय को पालतू पशु के रूप में रखते थे। इसका हमें कोई अस्थि अवशेष तो नहीं मिलता, लेकिन जो मुद्राएं या जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरों में इन गायों का अंकन किया जाता था, जिससे ये जानकारी ये प्रमाणित की जा सकती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह गाय से परिचित थे। दूसरा अगर हम बैल की बात करें तो बैल का अंकन भी मोहरों में बहुत सी जगह किया गया है, लेकिन यहाँ से हमें जो बैल है वह दो रूपों में मिलता है। एक कुबड़ वाला बैल और एक बिना कुबड़ वाला बैल।
इस प्रकार दो प्रकार के बैलों के यहाँ पर हमें मिलने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये जो कुबड़ वाला बैल है यह हमें मृण्य मूर्तियों के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों से हमें कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य मिलते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बैल से यह लोग बड़े भली भांति परिचित थे। उसी तरीके से अगर हम भैंस और भेड़ बकरी के संदर्भ के साथ सूअर की भी बात करें तो यह भी यहाँ से पालतू पशु के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा अगर बात की जाए तो पक्षियों में इन प्रकार का इनका प्रयोग किया जाता था और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह था मांस को प्राप्त करने के लिए ये हड़प्पा वासी मुर्गा, बतख, तोता और हंस का पालन करते थे। कहीं जगह हमें यह भी जानकारी मिलती है कि यह लोग मुर्गा जो था इस मुर्गे को उपहार के रूप में दिया करते थे और उपहार में मुर्गे को देना एक शुभ संकेत माना जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पालतू पक्षियों के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अगर हम यहाँ के जंगली जानवरों के संदर्भ में बात करें तो जंगली जानवर के रूप में यह लोग चीता, हाथी, भैंसा, घड़ियाल, कछुआ आदि से ये परिचित थे। तो इस प्रकार इन हड़प्पा वासियों के पशुपालन प्रेम की हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक यहाँ के जो प्रमुख जो पशु थे जो आगे जाकर वैदिक सभ्यता में एक प्रमुख रूप धारण करेंगे, जिनमें से एक तो गाय के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर घोड़ा और हाथी का क्या यहाँ पर घोड़ा, हाथी और ऊंट, इन तीन पशुओं की जानकारी की अगर हम बात करें जो आगे जाकर वैदिक सभ्यता में अपना एक प्रमुख योगदान रखते हैं, कि क्या इन तीन पशुओं की जानकारी हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, तो उसके संदर्भ में हम प्रमाणिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्थल ऐसे थे जहाँ से हमें इन तीनों पशुओं की जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले घोड़ा जो वैदिक सभ्यता का एक प्रमुख पशु माना जाता है, जिसका प्रयोग युद्ध कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से किया जाएगा, तो इस घोड़ा के अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं वह भी अगर हम बात करें तो घोड़े के जो साक्ष्य हमें निम्न 4 स्थानों से प्राप्त हुए। गुजरात के सुरकोटड़ा, रानी गुंडई, कालीबंगा और लोथल से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। लेकिन इनमें से कौन कौन से स्थल से क्या क्या घोड़े का अवशेष मिला, अगर बात की जाए तो सुरकोटड़ा से हमें घोड़े का अस्थि पंजर हमें प्राप्त होता है, यानी कि ढांचा, हड्डियों का जो ढांचा है वो हमें सुरकोटड़ा से प्राप्त होता है। जबकि अगर हम रानी गुंडई की बात करें तो यहाँ से हमें घोड़े का दांत मिलेगा। जबकि कालीबंगा से बात करें तो यहाँ से हमें जबड़ा मिलेगा, और लोथल की बात करें तो यहाँ से हमें घोड़े की बनी हुई मृण्य मूर्ति यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त होती है। तो जो ये प्रमाणित किया जाता है कि ये अलग अलग यहाँ तो प्रत्यक्ष अवशेष मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक चित्र यानी कि एक मूर्ति के रूप में हमें घोड़े का साक्ष्य मिल रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी जो थे वह घोड़े से अच्छी तरीके से परिचित थे। तो एक प्रिय जो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, उसके बारे में हमें हड़प्पा से जानकारी मिलती है। दूसरा जो माना जाता है हाथी, कि क्या ये लोग हाथी से परिचित थे। हाथी हड़प्पा क्षेत्र में जो हाथी था, उस हाथी का जो साक्ष्य है वह केवल गुजरात के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, और गुजरात के क्षेत्रों में
नामक एक जगह है, वहाँ से हमें हाथी का साक्ष्य मिलता है। रोजदी वह स्थल है जहाँ से हाथी के साक्ष्य के साथ साथ हमें बाजरा का साक्ष्य भी मिलता है, जो हम कृषि के जीवन था या उस कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा भूल चुके थे। हाथी के बाद अगला जो प्रमुख पशु माना जाता है वह ऊंट। पूरे क्षेत्रों से हमें ऊंट के बारे में तो जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटड़ा से हमें ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिन पशुओं का प्रयोग या जिन पशुओं का जो प्रमाण है वह हमें वैदिक सभ्यता से मिलता है और आज तक उनके बारे में हमें जानकारी मिलती आ रही है, उन्हीं पशुओं का प्रयोग हड़प्पावासी भी अच्छी तरीके से करते थे, अर्थात ये उन पशुओं से अच्छी तरीके से परिचित थे। अब इसके अलावा इन पशुओं से संबंधित व्यापारिक केंद्र भी हुआ करते थे, एक तरीके से पशुपालक नगर जिन्हें कहा जाता था, उनके भी बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुजरात का जो नेसक नगर है, वहाँ से हमें इन पशुओं की व्यापारिक मंडियों की जानकारी प्रमाणित मिलती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का पशुपालन भी एक बड़ा विकसित रूप धारण कर चुका था। अगला जो प्रमुख क्षेत्र है वह